नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद। लेखक है राधेश्याम। प्रगल्भ। कलम के सिपाही। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक उपन्यासकार थे। उन्होंने हिंदी उपन्यास को तिलिस्मी और अय्यारी के जंगल से निकाला। अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना फूकी। समाज में प्रचलित कुप्रथाओं, रूढ़ियों तथा अंग्रेज शासन की दमन नीति पर कसकर प्रहार किया। समाज के ढोंगी ठेकेदारों का पर्दाफाश किया। मजदूर किसानों की हिमायत की। ग्राम्य जगत का जीता जागता चित्र उपस्थित किया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि उनकी भाषा शैली का कोई मुकाबला ही नहीं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण संसार ने उनकी लेखनी का लोहा माना और एक स्वर में उन्हें उपन्यास सम्राट कहा। प्रस्तुत पुस्तक में मुंशी जी के जीवन और साहित्य की अत्यंत सहज सरल भाषा में जानकारी दी गई है। लेखक है लोकप्रिय बाल साहित्यकार श्री राधेश्याम। प्रगल्भ। नारायण बड़ौदिया के चित्रों से पुस्तक और भी उपयोगी बन गई है। सुभाष जैन। प्रकरण पहला। उपन्यास सम्राट। रविवार का दिन, शाम का समय। रमेश और नीता अपने पिता को घेर कर बैठे थे। पड़ोस के चुन्नू मुन्नू भी आ गए थे। हरीश बाबू की हर रविवार की शाम बच्चों के साथ ही बीतती थी। रमेश उनका लाडला बेटा था। नीता थी लाडली बिटिया। हर रविवार को वह उन्हें किस्से कहानी सुनाते थे। आज भी वही सिलसिला था। हरीश बाबू ने प्रश्न किया, सम्राट किसे कहते हैं? बहुत बड़े राजा को, रमेश ने उत्तर दिया। हाँ, उस राजा को जिसका राज्य दूर दूर तक फैला हो। अच्छा, किसी सम्राट का नाम तो बताओ। सम्राट अशोक, नीता बोली। चंद्रगुप्त, चुन्नू ने कहा। अकबर महान, रमेश बोला। हरीश जी बच्चों के जवाब से खुश हुए। बोले, शाबाश, तुम लोग तो बहुत चतुर हो। इन तीनों राजाओं का राज्य बहुत विशाल था, इसीलिए इन्हें सम्राट कहा जाता है। संसार में और भी कई सम्राट हुए हैं। सिकंदर महान, रमेश बीच में ही बोल पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट, नीता भी नहीं चूकी। ठीक है, हरीश बाबू ने कहा। फिर बोले, हमारे देश में हमारे ही युग में एक महान व्यक्ति हुआ। उसके पास 2 बीघा जमीन भी नहीं थी, पर संसार उसे सम्राट कहता है। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? सभी बच्चे चुप। कुछ क्षण सभी सोचते रहे। रमेश ने अक्ल दौड़ाई, बोला, गांधी जी। नहीं भाई, उन्हें सम्राट नहीं, महात्मा कहा जाता है। रमेश बोला, तब आप ही बताइए। हरीश बाबू ने बताया, उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। सारा संसार उनको उपन्यास सम्राट कहता है। संसार में एक से बढ़कर एक कवि और लेखक हुए हैं, पर किसी को भी सम्राट नहीं कहा जाता। प्रेमचंद जी के उपन्यास का साम्राज्य बहुत बड़ा है, इसीलिए उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं। नीता ने पूछा, उपन्यास क्या होता है पिताजी? हरीश बाबू ने बताया, साहित्य के मोटे तौर पर 2 रूप होते हैं, पद्य और गद्य। पद्य में तुक का मिलना जरूरी होता है। कविताएं अक्सर पद्य में लिखी जाती है। मीरा और सूरदास के पद, कबीर और रहीम के दोहे पद्य के ही रूप है। इन सब में पंक्ति के अंत में तुक मिलती है। पहले कविता के लिए यह एक जरूरी शर्त थी, अब नहीं। अब हिंदी में बिना तुक वाली कविताएं भी लिखी जा रही है। उनमें तुक नहीं, लय होती है। हम लोग आपस में जो बातचीत करते हैं वह गद्य में होती है। खत गद्य में लिखा जाता है। निबंध, लेख, नाटक, अखबार की खबरें, कहानी और उपन्यास भी गद्य के ही रूप है। कहानी में केवल किसी एक घटना का वर्णन होता है। उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, उसमें बहुत सी घटनाएं होती है। कहानी लिखने वाला कहानीकार और उपन्यास का लेखक उपन्यासकार कहलाता है। हिंदी के गद्य साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ लिखी, कई उपन्यास लिखे। उनका गोदान उपन्यास हिंदी का बेजोड़ उपन्यास है। प्रेमचंद की गिनती संसार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों में की जाती है। सारा संसार उनकी लेखनी का लोहा मानता है। विश्व की अनेक भाषाओं में उनके उपन्यास छप चुके हैं। हिंदी वाले तभी तो उन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं। रूस में भी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, मैक्सिम गोर्की। रूस के लोग उन्हें रूस के प्रेमचंद कहते हैं। इसी प्रकार भारतवासी प्रेमचंद को हिंदी के गोर्की कहते हैं।
सभी बच्चे हरीश बाबू की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने आगे बताया, और आश्चर्य की बात तो एक है, मुंशी प्रेमचंद शुरू से ही हिंदी के लेखक नहीं थे, वह उर्दू में लिखा करते थे। काफ़ी बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और ऐसा लिखा, इतना लिखा कि लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। इतना कहकर हरीश बाबू बोले, अब काफ़ी समय हो गया है, कल शाम को इसी समय मुंशी जी के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। सभी बच्चे खुशी से उछल पड़े। प्रकरण दूसरा, नवाब का बचपन। हरीश बाबू दफ्तर से रोज की तरह संध्या 5 बजे लौटे। कुछ क्षण में बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। हरीश बाबू को समझते देर न लगी कि बच्चे क्या चाहते थे। उन्होंने कहना शुरू किया, हर आदमी अपने बचपन में नवाब होता है, न कोई फिक्र न फाका, खेलना कूदना और मस्त रहना, बस ऐसे ही बचपन के दिन हवा हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का तो बचपन का नाम ही नवाब था। यह नाम उनके ताऊ का दिया हुआ था। वह बहुत गोरे थे, इसीलिए पिता ने उनका नाम धनपत रखा था। प्रेमचंद के नाम से तो वह बहुत बाद में जाने गए। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही गांव में हुआ था। लम्ही लखनऊ से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर है। नवाब के पिता का नाम मुंशी अजायब लाल था। वह डाक मुंशी थे। शहर से डाक लाना और गांव में बांटना, यह उनका रोज़ का काम था। अजायब लाल एक नेक इंसान थे। उनके काम की बहुत तारीफ थी। उनका चाल चलन भी बहुत अच्छा था। इसी कारण उनके अफसर उनसे बहुत खुश रहते थे। नवाब की माता का नाम आनंदी देवी था। वह बड़ी रूपवती और गुणवती थी। पढ़ी लिखी न थी, पर घर के कामकाज में बहुत निपुण थी। नवाब की केवल एक बहन थी, सुग्गी। वह उनसे बड़ी थी। नवाब अपने माता पिता के अकेले बेटे थे, इसीलिए उनकी माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी। उन्हें जरा कुछ हो जाता तो टोने टोटके करने लगती। हर समय नवाब की नज़र गुजर से बचाती रहती। नवाब 8 वर्ष के हो गए। पढ़ाई शुरू हुई। अरबी फारसी पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए नवाब को गांव से 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। वहाँ एक मौलवी का मकतब था। मौलवी साहब पेशे से दर्जी थे, शौक के लिए मकतब भी चलाते थे। नवाब के एक चचेरे भाई थे, उनका नाम हलदर था। वह भी मौलवी साहब से पढ़ते थे। दोनों भाई सुबह को घर से बासी रोटी खाकर चलते, दोपहर के लिए चबेना ले जाते। नवाब और हलदर दोनों ही अव्वल दर्जे के शरारती थे। नवाब एक कदम और आगे। दोनों ही अक्सर मकतब से गायब रहते। स्वयं मुंशी प्रेमचंद ने इस बारे में लिखा है, मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं, न ही गैर हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था। फिर डर किस बात का? कभी तो थाने के सामने सिपाहियों की कवायद देखते, कभी किसी भालू या बंदर नचाने वाले मदारी के पीछे पीछे घूमने में दिन काट देते, कभी रेलवे स्टेशन की ओर निकल जाते और गाड़ियों की बहार देखते। गाड़ियों के समय का जितना ज्ञान हमको था, उतना शायद टाइम टेबल को भी नहीं था। इस तरह नवाब के बचपन के दिन तेजी से बीत रहे थे। गर्मी आई तो आम के बाग में गुजार दी। कभी कच्चे आम खाए गए, कभी आमों को भूनकर पन्ना बनाया गया। जाड़े के दिनों में दोनों भाई कोल्हू पर बहुत जाते, गरम गुड़ खाते और मस्त रहते। गुड़ तो मुझे भी अच्छा लगता है पिताजी, रमेश बोल पड़ा। हरीश बाबू ने कहा, थोड़ा बहुत गुड़ तो सभी को भाता है, पर नवाब गुड़ के विशेष प्रेमी थे। श्री कृष्ण को जिस प्रकार माखन बहुत प्रिय था, नवाब को गुड़। नवाब ने भी बचपन में गुड़ चुरा चुरा कर खाया था। एक बार उनकी खूब ताल बैठी। माँ गई थी अपने मायके। परीक्षा की वजह से नवाब लम्ही में ही रह गए थे। फिर क्या था, 3 महीने में 40-50 किलो गुड़ नवाब के पेट में दाखिल हो गया। शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिसने कभी चोरी न की हो। बचपन में तो यह भूल जाने अनजाने हर एक से हो जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपनी बचपन की चोरी का जिक्र किया है। प्रेमचंद भी इससे नहीं बच पाए। एक बार उन्होंने घर से 1 रुपया चुराया। हलधर की भी इसमें सलाह थी। दोनों ने मेला देखने की योजना बनाई। हलधर तो जा नहीं सके। मौलवी साहब ने छुट्टी नहीं दी। नवाब को छुट्टी मिल गई। वह मेले चले गए। छुट्टी मिलने पर हलधर को भी वहीं पहुंचना था। इसी बीच घर पर चोरी का राज खुल गया।
हल्दर को घर जाना पड़ा। बहुत मार पड़ी। नवाब घर पहुंचे तो स्थिति देखकर घबराए। मार तो नहीं पड़ी पर डांट खूब लगी। उस दिन से कभी चोरी न करने का फैसला किया और फिर कभी चोरी की भी नहीं। चोरी करना बुरी बात है, पर नासमझी में जो गलती हो जाती है वह माफ़ हो जाती है। माफ़ी तब नहीं मिलती जब गलती को दोहराया जाए, तब वह अपराध है। किसी विद्वान ने कहा भी है, गलती करना इतना अपराध नहीं जितना गलती को दोहराना। नवाब के दिन हंसी खुशी से बीत रहे थे। अचानक बिजली टूट पड़ी। उनकी माँ का निधन हो गया। नवाब से माँ का प्यार छिन गया। पिता बच्चों को कितना ही प्यार करे, पर वह माँ के प्यार की कमी पूरी नहीं कर सकता। फिर अजायब लाल की तो आए दिन बदली होती रहती थी, आज यहाँ तो कल यहाँ। इसीलिए नवाब को अपनी दादी के पास लम्ही में रहना पड़ता। बिना माँ के बेटे को दादी का बहुत लाड मिला, इसीलिए नवाब को बुरी संगत मिलने में देर न लगी। उन्होंने बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। इसी समय नवाब की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उन्हें तिलस्मी और एयारी के किस्से कहानियाँ पढ़ने का शौक़ लगा। उर्दू में लिखी मोटी मोटी अनेक किताबें पढ़ डाली। एक कहानी खुद भी लिख डाली। जैसे तैसे नवाब ने 8वीं कक्षा पास की। पढ़ने में वह बहुत तेज नहीं थे, हाँ पास जरूर हो जाते थे। दरअसल उन्हें बड़ी मुसीबतों में पड़ना पड़ रहा था। उन्होंने स्वयं लिखा है, पाँव में जूते न थे, देह पर साबुत कपड़े न थे, महंगी अलग 10 सेर के जौ थे। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती थी। काशी के क्लिस कॉलेज में पढ़ता था। हेडमास्टर ने फीस माफ़ कर दी थी। इम्तिहान सिर पर था और मैं बास के फाटक एक लड़के को पढ़ाने जाता था। जाड़ों के दिन थे। 4 बजे पहुंचता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता। वहां से मेरा घर देहात में 5 मील की दूरी पर था। तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच पाता। प्रातःकाल 8 ही बजे फिर घर से चलना पड़ता था, नहीं तो वक्त पर स्कूल न पहुंचता। रात को खाना खाकर कुप्पी के सामने पढ़ने बैठता और न जाने कब सो जाता, फिर भी हिम्मत बांधे रहता। इस प्रकार नवाब मुसीबतों से जूझते हुए पढ़ रहे थे। नवाब के पिता ने दूसरी शादी कर ली। नवाब को नई माँ से माँ का सा प्यार नहीं मिला। अब वह और भी दुखी रहने लगे। उन दिनों बाल विवाह का रिवाज था। नवाब की शादी तय हो गई। लड़की नई माँ के पिता ने देखी। बताया गया कि लड़की बहुत सुंदर है, घर भी अच्छा है, पर ऐसा कुछ न निकला। लड़की बहुत कुरूप थी। इस शादी से नवाब के पिता भी बहुत दुखी हुए, पर किया क्या जा सकता था। नवाब 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। उसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया। इससे नवाब के मन को गहरी चोट लगी। साथ ही पढ़ाई में भी बाधा आई। वह उस वर्ष परीक्षा न दे सके। 1 साल बाद उन्होंने 10वीं पास की। इसके लिए उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें ट्यूशन भी पढ़ना पड़ा। तब कहीं 1895 में वह 10वीं पास कर पाए। प्रकरण तीसरा, नौकरी का सिलसिला। पिता की मृत्यु के बाद मुंशी प्रेमचंद पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। नौकरी करना जरूरी हो गया। संयोग की बात उनकी भेंट चुनार के एक हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक से हो गई। उन्होंने प्रेमचंद को अपने स्कूल में अध्यापक रख लिया। वेतन था 18 रुपये मासिक। मुंशी जी चुनार में अधिक दिन नहीं रहे। उस स्कूल में एक मौलवी भी पढ़ाते थे। विद्यालय के प्रबंधकों ने उनके साथ कुछ ज्यादती की। प्रेमचंद को यह बुरा लगा। उन्होंने मौलवी साहब का पक्ष लिया। इससे विद्यालय के प्रबंधक उनसे भी नाराज़ हो गए। मौलवी साहब निकाल दिए गए। मुंशी जी को भी नौकरी छोड़नी पड़ी। मुंशी जी चुनार से इलाहाबाद चले आए। क्लिंच कॉलेज के प्रिंसिपल उनसे बहुत खुश थे। वह उनसे मिले। प्रिंसिपल साहब की सिफारिश पर उन्हें बहराइच में अध्यापक की नौकरी मिल गई। बहराइच में भी मुंशी जी अधिक दिन नहीं रहे। उनकी प्रतापगढ़ के लिए बदली हो गई। प्रतापगढ़ में मुंशी जी की कई साहित्यिक व्यक्तियों से जान पहचान हुई। पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ लिखना भी शुरू हुआ। उन्होंने उर्दू में कई कहानियाँ लिखी। वे अखबारों में छपी भी। इस समय मुंशी जी नवाब राय या धनपत राय के नाम से लिखते थे। उनका असली नाम तो धनपत राय ही था। यही नाम सरकारी रजिस्टर में भी लिखा था। अध्यापक के रूप में मुंशी जी की बड़ी प्रशंसा थी। छात्र उनका बहुत आदर करते थे। अंग्रेजी और उर्दू दोनों विषय वह बहुत अच्छा पढ़ाते थे। कुछ साल बाद
मुंशी जी ने स्कूल से 2 साल की छुट्टी ली। वह इलाहाबाद पहुँचे। वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला लिया। 2 साल में ट्रेनिंग पूरी की। उन्होंने परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की। ट्रेनिंग पूरी कर वह फिर प्रतापगढ़ आ गए। उनका अधिक समय लिखने पढ़ने में ही बीतता। अब वह उर्दू के कहानीकार के रूप में माने जाने लगे थे। इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेमचंद से बहुत खुश थे। उन्होंने उन्हें इलाहाबाद बुला लिया। अब वह नॉर्मल स्कूल के हेडमास्टर हो गए, पर यहाँ भी वह थोड़े ही दिन रहे। उनका तबादला अध्यापक के रूप में कानपुर के लिए कर दिया गया। कानपुर में मुंशी जी की भेंट मुंशी दया नारायण निगम से हुई। दोनों पक्के मित्र बन गए। बाद में दया नारायण ने जमाना अखबार निकाला। मुंशी जी इस अखबार में कुछ न कुछ बराबर लिखते रहे। कानपुर का जीवन मुंशी जी को बहुत अच्छा लगा। प्रतिदिन साहित्यिक गोष्ठी होती, हंसी मजाक चलता, चुटकुलों और किस्से कहानियों का दौर चलता, राजनीतिक मामलों पर भी बहस होती। यह वह समय था जब देश में राष्ट्रीय चेतना आ रही थी। इन्हीं दिनों मुंशी जी की पत्नी का देहांत हो गया। कुछ समय बाद उन्होंने मुंशी दया नारायण की सलाह मानी। एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर लिया। शिवरानी देवी ने मुंशी जी की बड़ी सेवा की, पग पग पर उचित सलाह और सहयोग दिया। सन 1910 में मुंशी धनपत राय का तबादला महोबा को कर दिया गया। उनकी तरक्की हुई थी। वेतन 40 रुपये से 60 रुपये हो गया था। अब वह स्कूलों के सब इंस्पेक्टर बना दिए गए थे। सब ठीक था, पर एक कष्ट था। नौकरी घूमने फिरने की हो गई थी। मास्टरी में जगह जगह दौड़ना नहीं पड़ता था। साथ ही लिखने पढ़ने का भी खूब अवसर मिलता था। अब वह बात नहीं रही। आज यहाँ तो कल वहाँ। खैर, मुंशी जी महोबा चले गए। मुंशी जी राष्ट्रीय विचार के व्यक्ति थे। वह जहाँ भी मुआयने पर जाते स्नेह का व्यवहार करते। उन दिनों सब इंस्पेक्टर का बड़ा रौब था। गांव का गांव उनकी सेवा के लिए दौड़ पड़ता। अध्यापक भेंट लेकर आते, पर मुंशी जी इन सब चीज़ों से दूर थे। वह अपने साथ रावटी ले जाते थे, उसी में रहते थे। खाने पीने का प्रबंध खुद का ही रखते थे। वह गांव वालों को तनिक भी कष्ट नहीं देते थे। अध्यापकों को जरा भी परेशान नहीं करते थे। कुछ निरीक्षक झूठे मुआयने दिया करते थे। मुंशी जी ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने सरकार की कभी झूठी तारीफ नहीं की। विद्यालयों की दशा अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने मुआयनों में इसको कभी नहीं छिपाया। उन्होंने एक मुआयने में लिखा, एक पेड़ के नीचे जिसके इधर उधर कूड़ा करकट पड़ा हुआ है और जहां शायद वर्षों से झाड़ू नहीं दी गई है, एक फटे पुराने टाट पर 20-25 लड़के बैठे ऊँध रहे हैं। सामने एक टूटी हुई कुर्सी और पुरानी मेज है, उस पर जनाब मास्टर साहब बैठे हुए हैं। लड़के झूम झूम कर पहाड़े रट रहे हैं। शायद किसी के बदन पर साबित कुर्ता न होगा, धोती जांघ से ऊपर बंधी हुई, टोपी मैली कुचली, शक्लें भूखी, चेहरे बुझे हुए। यह आर्यव्रत का मदरसा है, जहाँ किसी जमाने में तक्षशिला और नालंदा के विद्यापीठ थे। यह है उस समय के भारतीय विद्यालय का चित्र। यह दशा देख मुंशी प्रेमचंद को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अखबार में एक लेख भी लिखा। शीर्षक था संयुक्त प्रांत में प्रारंभिक शिक्षा। लेख में उन्होंने 2 टूक बात कही, बिना किसी डर के, बिना किसी लाग लपेट के। वह तो एक सब इंस्पेक्टर मात्र थे। उन्होंने अपने लेख में डायरेक्टर तक को नहीं बख्शा। उन्होंने लिखा, कुछ तो रुपयों की कमी है और कुछ बेजा खर्च। कभी कभी सरकार ने 2-4 लाख ज़्यादा दिया भी तो वह इंस्पेक्टरों और डायरेक्टरों और मैं और तू के बाट बटखरे में पड़ जाता है और अध्यापक ज्यों का त्यों भूखा रह जाता है। दुर्भाग्य से सरकार का ख्याल है कि मुआयना ज़्यादा होना चाहिए, तालीम हो या नहीं। मुआयने पर रुपया खर्च किया जाता है, तालीम की खबर नहीं ली जाती। गवर्नमेंट कब यह समझेगी कि मुआयना कभी तालीम की जगह नहीं ले सकता। जाहिर है कि मुंशी प्रेमचंद का शिक्षा के प्रति बहुत लगाव था। विद्यालयों और शिक्षकों की दशा खराब थी। मुंशी जी को इसका दुख था। उन्होंने सरकार की खूब आलोचना की। मुंशी जी अस्वस्थ रहने लगे थे। हमीरपुर में वह पैचिस के रोगी हो गए। उन्होंने 2 बार बिना वेतन की छुट्टी ली, इलाज कराया, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। नौकरी छोड़नी चाहिए, पर अभी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। उनका बस्ती के लिए तबादला हो गया।
पर नौकरी अभी भी भागदौड़ की ही रही। वही मुआयने की। मुंशी जी अध्यापक के पद पर ही कार्य करना पसंद करते थे। उनका स्वास्थ्य भी उन्हें इसके लिए मजबूर कर रहा था। आखिर इस संबंध में वह डायरेक्टर से मिले। वह झुझलाया, पर उसने उनकी बात मान ली। उसने उन्हें बस्ती में ही अध्यापक के पद पर भेज दिया। जगह नहीं बदली, जलवायु वही रही। हाँ, काम अवश्य बदल गया। भाग दौड़ की जिंदगी से तो छुटकारा मिला। नौकरी करते हुए मुंशी प्रेमचंद ने अपनी योग्यता भी बढ़ाई। उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की, फिर कुछ समय बाद बीए भी कर लिया। उनका विचार था कि लिटरेरी आदमी को बीए तो होना ही चाहिए। वह एमए भी करना चाहते थे। उन्होंने पुस्तकें खरीद ली, पर परीक्षा नहीं दी। इसका एक कारण था, इन्हीं दिनों गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई छेड़ रखी थी। प्रेमचंद जी पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा। वह अंग्रेजों की नौकरी को गुलामी समझने लगे। एक बार का जिक्र है, मुंशी जी के स्कूल का मुआयना था। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में बैठकर उनके घर के सामने से निकला। मुंशी जी बरामदे में बैठे कुछ लिख रहे थे। इंस्पेक्टर को बुरा लगा। मुंशी जी उसे देखकर खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने उसे प्रणाम क्यों नहीं किया? उसने गाड़ी रोक दी। मुंशी जी के पास आया, बोला, बड़े मगरूर हो। तुम्हारा अफसर दरवाजे से होकर निकल जाता है, उठकर सलाम भी नहीं करते। मुंशी जी ने उत्तर दिया, मैं जब स्कूल जाता हूँ तब नौकर हूँ, बाद में मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। इंस्पेक्टर खिसियाकर चला गया। मुंशी जी ने उस पर मानहानि का मुकदमा चलाने की सोची। मित्रों के मना करने पर इरादा बदल दिया। ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती थी, इसीलिए वह खींच उठे थे। स्वाभिमान जो था उनमें, इसीलिए मुंशी जी देश की गिरी हुई दशा से चिंतित थे। वह अपने उपन्यासों और कहानियों में अंग्रेज़ों की दमन नीति पर प्रहार करने लगे थे। मजदूर और किसानों का पक्ष लेते थे। उनके इस मार्ग में नौकरी बाधा थी, इसीलिए वह नौकरी छोड़ देना चाहते थे। वह एक प्रेस लगाना चाहते थे, साथ ही एक अखबार भी निकालना चाहते थे। ऐसा करने से उन्हें जमकर लिखने का और खुलकर कहने का अवसर मिलता, पर स्थितियां अभी अनुकूल नहीं थी, इसीलिए नौकरी का सिलसिला जारी रहा।